तो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? मानव भूगोल प्रकृति और विशेष क्षेत्र। मानव भूगोल प्रकृति और विशेष क्षेत्र। तो मानव भूगोल क्या है और इसके टर्म्स क्या क्या हैं, विशेषता क्या क्या है, ये आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो भूगोल है, इस शब्द का प्रयोग किए थे, उनका नाम था इरेटोस्थेनीज, और ये एमसीक्यू में पहला ही क्वेश्चन आपको था। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल शब्द का पहला बार प्रयोग इन्होंने ही किया था। हालांकि इससे पहले भूगोल पर पढ़ाई शुरू हो गई थी, अध्ययन शुरू हो गया था, रिसर्च शुरू हो गया था, लेकिन फर्स्ट टाइम इन्होंने ही किया था। ठीक है। और भूगोल जो बना है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ज्योग्राफी। तो जियो प्लस ग्राफी यानी कि पृथ्वी का वर्णन, यानी कि जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाता है उसको बोलते हैं भूगोल या ज्योग्राफी। यहाँ तक क्लियर है? अब भूगोल का बेसिकली बहुत सारा ब्रांच है, लेकिन दो ब्रांच मेन है, दो शाखा मुख्य है। पहला शाखा है भौतिक भूगोल और दूसरा शाखा है मानव भूगोल। तो अभी हम लोगों को जो पढ़ना है वो मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में क्या क्या आएगा? तो भू आकृति, जमीन का जो आकृति होता है, मृदा मिट्टी सॉइल, और जलवायु क्लाइमेट, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है। और भौतिक भूगोल का जनक है, उनका नाम है पॉलीडोनियस। तो भौतिक भूगोल का जनक कौन है? पॉलीडोनियस। सब एमसीक्यू में ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू के लिए। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हम लोग इंडियंस हैं, अंग्रेजों का नाम थोड़ा सा मुश्किल होता है याद करने में। जैसे एरेटोस्थेनीज है, ये तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन पॉलीडोनियस दिमाग से उतर सकता है। तो ये भौतिक भूगोल के जनक है। और जैसे किसी का क्षेत्र होता है, एरिया होता है, तो सब एरिया भी होता है, उप क्षेत्र भी होता है। तो भौतिक भूगोल का उप क्षेत्र है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेट साइंस, जिसमें पढ़ते हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, इसे को रोकने के लिए, इसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे कितने लगाने चाहिए, कैसे पेड़ की कटाई रोकनी होगी, कैसे जो हमारा बाइक कार इन सब से प्रदूषण निकल रहा है, पॉल्यूशन निकल रहा है, इसको कंट्रोल करना होगा, ये सब करना पड़ता है। तो ये सब का जो रिसर्च होता है, स्टडी होता है जलवायु विज्ञान। उसके बाद है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति कैसी है इसके बारे में पढ़ना होगा। मृदा विज्ञान, मिट्टी के बारे में, खास करके एग्रीकल्चर वाले लोग मिट्टी को रिसर्च करते हैं, तब बताते हैं कि यहाँ की खेती कौन सी करनी है, और कौन सी करनी है तो इसमें कितने मात्रा में खाद पड़ेगा, कितने मात्रा में पानी की जरूरत होगी, कितने मात्रा में केमिकल की जरूरत होगी। एक्चुअली क्या है, आप चले जाओ हरियाणा, पंजाब और यूपी साइड में, वहाँ पे एग्रीकल्चर इतना ग्रो कर गया है कि वो लोग ऑर्डर फॉरेन में सप्लाई करते हैं। जो आप लोग चावल दाल रोटी नमक जो खाते हैं यहाँ पे, चावल खास करके चावल और गेहूँ का जो लोग प्रयोग करते हैं झारखंड बिहार में, वो लोएस्ट क्वालिटी होता है, यानी कि 4th और 5th क्वालिटी का होता है, वो सबसे महंगा यहाँ बिकता है। जो 200-250 रुपये केजी में अगर चावल खरीदिएगा ना, तो वो हरियाणा का सबसे लोएस्ट क्वालिटी का है, यानी कि जो सबसे बचा हुआ है वो अपर क्वालिटी का अमेरिका चला जाता है, जापान चला जाता है, कोरिया चला जाता है। तो सोचिए कि आप जब सबसे लोएस्ट वाला खाते हैं इतना अच्छा होता है, तो अपर वाला कैसा होता है? तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए पर्याप्त रिसर्च किया जाता है, किस टाइम में क्या करना है। वहाँ पे एग्रीकल्चर साइंटिफिक तरीके से होती है, और वो शुरू हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, हरित क्रांति के बाद। झारखंड बिहार के लोग क्या है, यहाँ पे देखो नदी बहुत सारा है, गंगा भी है, जब पलामू में ही देख लो ना, कोयल है, दो उत्तरी कोयल दक्षिणी कोयल, सोन का भी पानी आता है, अमानत है, और छोटी बड़ी नदियाँ के तो कोई गिनती ही नहीं है। किचकी में जो संगम है नदी का, 3 नदियों का संगम है यहाँ पे, तो यहाँ पे नदियों की कमी नहीं है। लेकिन खेती क्या होता है कि यहाँ के लोग जब आप चले जाओगे, दिसंबर में अभी आ रहा है ना, तो स्टेशन चले जाओगे तो आपको दिखेगा कि मैक्सिमम लोग यहाँ से धान काटने पंजाब वगैरह जाना चाहते हैं। रीज़न क्या है कि हम लोग बस सीजन वाले फसल करते हैं, हम लोग यहाँ पे सॉइल का या स्ट्रक्चर को नहीं देखते। तो ये भौतिक भूगोल में होगा। जल विज्ञान, वाटर पोल्यूशन भी आजकल बड़ा डिजीज है। आजकल बहुत लोग जो है वो बोतल वाला पानी पी रहा है, बहुत लोग खुला पानी पी रहा है, तो पानी में आयरन की मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा, ये कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कॉमन मैन को कैसे पता होगा?
तो इसके लिए जो रिसर्च होता है उसको बोलते हैं जल विज्ञान, वाटर साइंस। और एक है जैव भूगोल। जैव भूगोल मतलब जो जीव जंतुओं के अध्ययन किया जाए। तो ये तो हो गया भौतिक, लेकिन आपको पढ़ना है मानव भूगोल, ठीक है। तो मानव भूगोल में संस्कृति की बात होगी, नगर की बात होगी और जनसंख्या की, यानी कि हमारा जो कल्चर है इसके बारे में पढ़ना है, शहर के बारे में पढ़ना है और यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है। और इसके उप क्षेत्र बहुत सारे हैं। अब नगर होगा, जनसंख्या होगा और संस्कृति होगी, तो सबसे पहले क्या होगा? आर्थिक, पैसा। तो पहले पढ़ना है आर्थिक भूगोल, यानी कि अर्न कहाँ से होगा, जैसे कोयला, स्टील, बॉक्साइट, अब्रक। जैसे शिवम जी के गाँव में सफ़ेद पत्थर है ना, आपके गाँव में बॉक्साइट उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोलोमाइट, डोलोमाइट है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, आर्थिक भूगोल यहाँ है। उसके बाद है जनसंख्या। तो आखिर पॉपुलेशन कहाँ होगा? जैसे इंडिया का पॉपुलेशन 146 करोड़ है, चाइना का पॉपुलेशन 150 करोड़ है, बाकी दुनिया का पॉपुलेशन क्यों नहीं? तो पॉपुलेशन होने के पीछे भी ज्योग्राफिकल एरियाज डिपेंड करते हैं। सपोज करो कि आपको कहीं पे घर लेना है, आपके पास अचानक से 50 करोड़ रुपये आ गया, अकाउंट खोला, मोबाइल का दिख रहा है 50 करोड़ रुपये आ गया, तो अच्छा सा फ्लैट लोगे, पहले तो घर ही ना लोगे। तो कोई भी इंसान पहले क्या सोचता है? रोटी खाने के लिए, खाने से हो गया तो पहले कपड़ा और उसके बाद मकान, उसके बाद कार और जो चीज़ चाहिए आपको चाहिए होगा। पहले तो रहने का जगह ढूंढोगे ना, तो घर कहाँ लोगे? तो घर के लिए सबसे पहले ढूंढोगे पानी। जहाँ आप घर लेने जा रहे हो वहाँ पे पानी है कि नहीं, क्योंकि आप बहुत बड़ा फ्लैट बना लिए और पानी नहीं है तो वो घर किसी काम का नहीं। तो आप देखोगे कि कोई भी शहर बसा हुआ होता है तो अक्सर वो नदी के किनारे हो। आप इंडिया का कोई एक शहर का नाम बताओ जो नदी के किनारे ना हो। बनारस नदी किनारे नहीं है, बनारस नदी के किनारे है, पटना नदी के किनारे है, डालडनी नदी के किनारे है। वो तो आपका मरुस्थलीय एरिया है और राजस्थान शहर नहीं है, वो स्टेट है। हम शहर की बात करें तो कहने का मतलब है कि जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा होती है जहाँ पानी हो, और कोई भी शहर घनी आबादी खासकर वहाँ होगी जहाँ पे पानी हो। अब मजबूरी में मान लो कि कुछ नहीं, कहीं नहीं है, पूरा मान लो राजस्थान बन जाएगा, मरुस्थलीय बन जाएगा, तो रहने वाला रहेगा, वो तो मजबूरी है, तो अरेंजमेंट करेगा। लेकिन जहाँ पे पीने योग्य पानी होगा वहाँ पे घनी आबादी, जनसंख्या हो गया। उसके बाद ऐतिहासिक, तो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं ना, जैसे शिवम जहाँ से आते हैं वहाँ पे एक किला है, देखे हो शाहपुर किला। तो शाहपुर किला का एक इतिहास है, हिस्ट्री है। तो वहाँ से और एक प्लामू फोर्ट है, वहाँ के बीच में सुरंग गया हुआ है। और जब अंग्रेजों ने उनको ढूंढने का प्रयास किया तो वो 20-20 दिन 25-25 दिन सुरंग के बीच में रहते थे। अगर इस किला पे अटैक करता और उस किला पे ये लोग बीच में रहते, दोनों किला में लोग नहीं मिलता। बाद में उनका बावर्ची मैसेज लिख कर गया, उनके बाद उनकी राजा बनी रहती है। तो ये फोर्ट की कहानी कहाँ से मिलती है? जब है तो ये आपका आता है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में, ऐतिहासिक ज्योग्राफी में, राजनीतिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल, तो जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद व्यवहारिक, जो व्यवहार हमारा है, बिहेवियर। हर 3 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाता है, मात्र 3 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। कितने किलोमीटर में? 3 किलोमीटर में। और जब भाषा बदलेगा तो आपकी संस्कृति बदल जाएगी। आप बहुत ही मतलब क्या बोले, ब्लड रिलेशन है आपका। आप एक ही मम्मी पापा के जन्म लिए हुए 4 भाई, और चारों भाई 3-3 किलोमीटर डिस्टेंस पर रहना शुरू हैं, चारों का कल्चर अलग है, ठीक है। तो ये व्यवहारिक भूगोल होता है। सांस्कृतिक भूगोल, तो जब लैंग्वेज बदल जाएगा तो संस्कृति बदलेगी ना, तो इसको बोलते हैं सांस्कृतिक भूगोल। मानव भूगोल में और क्या पढ़ना है? तो और पढ़ना है कृषि भूगोल, एग्रीकल्चर। मानव भूगोल का एक पार्ट हो जाएगा कृषि भूगोल, ठीक है। यहाँ पे मृदा था, यहाँ पे कृषि भी आ जाएगा, क्योंकि मानव की जरूरत है ना। तो मानव भूगोल का मतलब क्या? जो मानव की जरूरत को पूरा करे। और ये जितने टॉपिक हैं सभी मानव भूगोल से कंसर्न है। इसमें कृषि भूगोल हो जाएगा, संसाधन भूगोल, जो हमारे पास संसाधन रिसोर्स है, खनिज। फिर आवास भूगोल, कहाँ पे कौन रहेगा नहीं रहेगा। आप लोग मानव भूगोल का परिभाषा लिखोगे क्या? लिखे हुए पहले से, अगर नहीं लिखे हो तो लिख लो, 2 लाइन लिखवा देते हैं। मानव भूगोल
या फिर आप लोग अंतर लिख लो, क्वेश्चन लिखो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में अंतर स्पष्ट करें। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में अंतर स्पष्ट करें। अब डायग्राम बना लेना, एक तरफ भौतिक भूगोल, एक तरफ मानव भूगोल, जैसे बना हो। हो गया। पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल प्राकृतिक परिघटनाओं, प्राकृतिक परिघटनाओं, भौतिक भूगोल प्राकृतिक परिघटनाओं के अध्ययन तक ही सीमित है। तक ही सीमित है। और मानव भूगोल में लिखिएगा मानव भूगोल मानव निर्मित सांस्कृतिक परिघटनाओं का अध्ययन है। परिघटनाओं का अध्ययन है। तो एक एक परिभाषा हो गया। बाकी ये जो पॉइंट है इसको आप बना लीजिएगा दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्लियर एक लाइन तो आपको हो गया। भौतिक भूगोल क्या है? जो नेचर है, जो प्राकृतिक चीजें मिली है उसको भौतिक भूगोल कहेंगे। और जो ह्यूमन नेचर है, जो हम लोग डेवलप किए हैं, सपोज तो डिज्नीलैंड, तो डिज्नीलैंड हम गए थे, तो ये मानव भूगोल है कि प्राकृतिक भूगोल है? मानव भूगोल। मानव भूगोल है। अब हम डिज्नीलैंड गए थे, वो कौन सा है? मानव भूगोल है, प्राकृतिक भूगोल है? मानव भूगोल। कैसे? आप गए, शिवम गए तो मानव भूगोल होगा, हम गए तो मानव भूगोल कैसे हो जाएगा? आप भी मानव है, वो प्रकृति अच्छा, का भी मानव नहीं है। ओके, तो डिज्नीलैंड जो है, या कोई मेला है, ये घर है, ये क्लासरूम है, ये मानव भूगोल है क्योंकि इसको हमने जनरेट किया। हाँ। ठीक है। कोयला क्या है? प्राकृतिक भूगोल। मिट्टी प्राकृतिक भूगोल। हाँ, भौतिक भूगोल हो। क्लाइमेट इन्वायरमेंट जो जलवायु है। अब आप हवा नहीं बना सकते हो, हवा जनरेट कर सकते हो आप? नहीं कर सकते हो। सुबह में फिजिक्स क्लास ये कर रहे थे, तो फिजिक्स क्लास आप कर रहे थे सुबह में ना, तो इसमें था ना कि जहाँ हवा नहीं होगा वहाँ पे आवाज जाएगा? नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब है कि प्राकृतिक और मानव भूगोल समझ में आ गया होगा, या भौतिक का मानव भूगोल समझ में आ गया होगा? कोई कंफ्यूजन? ओके। अब आते हैं कि मानव भूगोल के जनक किसे माना गया है? तो मानव भूगोल के जनक माना गया है मूस तेल बोल रहे हैं, मूस माने रेत और तेल माने जेल, फ्रेडरिक रैटजेल को। आप लोग इसको याद कर सकते हैं घर में पलाऊं। हम लोग देखो, हम लोग प्योर ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो रैट को हम लोग के हाथ में कहते हैं मूस, चूहा, और तेल को कहते हैं, मैंने किसी तो तेल नहीं होता है, तेल को ऑयल कहते हैं, लेकिन जेल, तो जेल को हम लोग तेल कह सकते हैं। तो मूस तेल को याद कर लोगे तो वहाँ अंग्रेजी में आएगा रेड, तो याद पड़ जाएगा। तो मानव भूगोल के जनक हैं फ्रेडरिक रैटजेल, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी एंथ्रोपोलियोग्राफी। इसमें इन्होंने मानव भूगोल के बारे में बताया है। तो इसके राइटर भी हो गए और मानव भूगोल के जनक भी हो गए। कोई कंफ्यूजन? ओके। अब आते हैं विचारधारा, आइडियोलॉजी। अब पॉलिटिकल साइंस में आइडियोलॉजी पढ़े थे ना, वहाँ पे आइडियोलॉजी क्या था? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये था। लेकिन यहाँ पे वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी नहीं है। यहाँ पे क्या है? निश्चयवाद। यहाँ पे क्या है? संभववाद। और यहाँ पे क्या है? नॉन निश्चयवाद। तो निश्चयवाद के जो जनक हैं वो भी रैटजेल ही हैं। ठीक है। और ऐसे इनके साथ और भी नाम है, हंटिंगटन का नाम ले सकती हो, एलन का नाम ले सकती हो, सैम्पल रिटर का नाम ले सकती हो। सैम्पल रिटर हो गए, चार इसको मानते हैं। निश्चयवाद में 4 हो गए आपके ज्योग्राफी के। कौन कौन हो गए? हंटिंगटन, एलन, सैम्पल, रिटर। और नौ निश्चयवाद के बाद ही अगला पार्ट है नौ निश्चयवाद। तो नौ निश्चयवाद के कौन है? तो ये है, इसमें होता है मनुष्य के प्रकृति का अध्ययन। ठीक है।
और संभववाद में मनुष्य प्रकृति की अपेक्षा मानव की शक्तियाँ, पॉल विडाल दिलासा बलासा और लुसियन फेब्रे। और नॉन निश्चयवाद में होता है मानव प्रकृति दोनों का महत्व। तो निश्चयवाद में क्या होता है कि सब कुछ निश्चित है, नाम से क्लियर है। निश्चयवाद में सब कुछ निश्चित है। निश्चयवाद का कोई एग्जांपल बताइए। निश्चयवाद क्या है? निश्चयवाद को नियतिवाद में बोलते हैं। निश्चयवाद में कहा गया है कि किसी भी कार्य को, किसी भी पर्यावरण को या किसी भी क्रियाकलाप को नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा जब नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है तो उसको बोलते हैं संभववाद। तो नियतिवाद क्या है, निश्चयवाद क्या है? नियतिवाद में मतलब पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी तो पावरफुल है। प्रकृति सब कुछ है। हाँ, प्रकृति पावरफुल है। और संभववाद में होता है कि मतलब पृथ्वी को मतलब मनुष्य कंट्रोल कर सकता है। तो पहला है निश्चयवाद। तो यहाँ पे सब कुछ पर्यावरण कंट्रोल करता है। यानी कि ये अगर निश्चयवाद को बोलो तो जैसे भौतिक भूगोल का ही पार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मानव के हाथ में बहुत कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सब कुछ पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होता है। जैसा अभी लोग एग्जाम्पल दे रहे थे, क्लाइमेट हो गया, मृदा हो गया, ये सब ह्यूमन नेचर में नहीं है। दूसरा है संभववाद। यहाँ क्या है कि प्रकृति तो है लेकिन मानव उसको बदलने का प्रयास करता है। यानी कि मनुष्य प्रकृति की अपेक्षा मानव की शक्ति वहाँ पे है। तो संभववाद क्या बोलेंगे बताइए? इसका प्रतिपादन सबसे पहले फ्रांसीसी भूगोलविद विडाल दिलासा ने किया था। सबसे पहले किसे किया था? विडाल दिला ब्लास ने। और यहाँ पे है कि प्रकृति द्वारा जो भी मिला है उसकी संभावनाओं का लाभ मानव उठाने का प्रयास करता है। तो ये कहाँ के थे? पॉल विडाल दिला ब्लास फ्रांसीसी भूगोलविद थे। ठीक है। और नॉन निश्चयवाद में क्या है? यहाँ पे मानव और प्रकृति दोनों को ताकतवर बताया गया, जो करंट टाइम में दिखता भी है। अगर कहा जाए तो सच में सच्चाई यही दिखती है। क्या इसके प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। इसके प्रवर्तक हैं ग्रिफिथ टेलर। तो दो चार नाम आपको फर्स्ट चैप्टर में याद करने होंगे, बाद में आपको नाम कैसे नहीं आएगा, लेकिन फर्स्ट चैप्टर चुकी है। यहाँ पे जो फाउंडर हैं, जनक हैं या इनके फादर इनको कहते हैं, उनको आपको जानना होगा। इनके हैं ग्रिफिथ टेलर, इनके हैं पॉल विडाल दिला ब्लास फ्रांसीसी भूगोलविद, और इसके तो रैडजेल हो गया, हैमिल्टन हो गया, एलन हो गया, सैंपल हो गया, ये बहुत सारे हैं। कोई कंफ्यूजन किसी को अभी तक समझ में आ गया यहाँ तक? अब आते हैं इधर कुछ रेखाएं लिखी हुई। तो एक रेखा है समोच्च रेखा। तो समोच्च रेखा में क्या होता है? समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं समोच्च रेखा। क्या बोलते हैं? समोच्च रेखा। समोच्च रेखा कैसा होता है बताओ तो समोच्च रेखा हमेशा बंद होगा। एक समान ऊंचाई के कुछ है, उसको मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा बोलते हैं। मान चलो कि यहाँ से 200 मीटर की ऊंचाई पे, यहाँ से एक पहाड़ है, ठीक है। अब पहाड़ पे बहुत सारी चीजें 200 मीटर की ऊंचाई पे हैं, तो उसको जो मिलाएंगे उसको बोलेंगे समोच्च रेखा। लेकिन समोच्च रेखा की खासियत है वो हमेशा बंद होगा। कैसे बंद होगा? तो देखो समोच्च रेखा ऐसे होगा, ये रेखा है, इसको समोच्च रेखा बोलते हैं। यहाँ पे जो नंबर रहेगा वो नंबर हो सकता है। हाँ, तो ये हो गया समोच्च रेखा। या फिर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसे होगा। ये होगा, ठीक है। यानी कि हमेशा ये जब भी होगा तो बंद होगा, ये खुली रेखा नहीं होगी। समोच्च रेखा क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? ओके। समदाब रेखा, ये समान वायु दाब वाले को मापने के लिए होता है। जैसे दाब होगा 60 कहीं 65 कहीं 5, तो वो भी ऐसे वृत्त बना के उसको मेजरमेंट किया जाता है।
इतना डीप आप लोग को नहीं जाना है, फिर भी जानकारी होना चाहिए। समवर्षा रेखा यानी कि समान वर्षा, जहाँ पे पानी एक लेवल में होता है, समान वर्षा होता है, ठीक है। समताप रेखा जहाँ पे टेम्परेचर को मिलाने के लिए काल्पनिक रेखा, और ये सभी रेखाएं काल्पनिक होंगी, इसे ध्यान देना है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा एक नेचर है ना, हाँ। तो कोई जरूरी नहीं कि जहाँ पानी बरस रहा है साफ जिनके और सही बरसेगा, कम बेसी हो सकता है। तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। संवेग रेखा, समभूकंपी रेखा, बहुत सारे जगह ऐसे होते हैं जहाँ बराबर भूकंप आने का प्रमाण मिलता है। समलवन रेखा, हैचर नक्शा और समकालीन रेखा। और मानचित्र जो होता है उसमें रेलवे लाइन, टेलीफोन लाइनों का प्रदर्शन जो होता है वो काले रंग से किया जाता है अक्सर। क्लियर है? ओके। अब आते हैं कि कुछ पुस्तक के नाम जो आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने हैं। तो एक पुस्तक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो इसके लेखक हैं स्टीफन हॉकिंग। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक हैं स्टीफन हॉकिंग, और इन्होंने एक और पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। और द वर्ल्ड इज आई सी इज अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा लिखा गया, ये भी ज्योग्राफी पर आधारित। हालांकि आइंस्टीन को आप लोग हमेशा साइंस की तरह देखते हैं, लेकिन एक ज्योग्राफी की पुस्तक लिखी है द वर्ल्ड इज आई सी इट, ठीक है। एक है मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स। ब्लैक होल समझते हैं ना, होल्स मतलब छेद, उस पर एक मैथमेटिकल थ्योरी इन्होंने बनाया है और उनका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। भूगोल के जनक किसे कौन? इन्होंने इनको भूगोल का जनक माना जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन अगर भूगोल का मूल जनक की बात की जाए तो उनका नाम है हिकेटियस। फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस को बोला जाता है। लेकिन चूंकि एस्ट्रोनॉमी जो है ये भौतिक भूगोल या व्यवस्थित भूगोल दोनों के बारे में पहली बार ये अपने पुस्तक में वर्णन किए हैं, भूगोल शब्द दिए हैं, इसलिए भी इनको भूगोल का जनक कहा जाता है। तो अगर आपके पास अकॉर्डिंग टू बुक आएगा या एक ये भौतिक भूगोल आएगा, मानव भूगोल आएगा या इनके बारे में आएगा तो आपको तो फिर लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर भौतिक भूगोल के मूल जनक के बारे में आएगा तो फिर होगा हिकेटियस। क्लियर है? वर्तमान भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल जो हमारा आज का भूगोल, आज का ज्योग्राफी है, इसके कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हमवोलर, ठीक है। और सांस्कृतिक भूगोल जो हमारा कल्चरल भूगोल है, कल्चरल ज्योग्राफी है, इनके जनक हैं कार्ले ओ सावर, ठीक है। और गणितीय भूगोल मैथमेटिकल ज्योग्राफी जो है इसके माने जाते हैं थेल्स व एनेक्समेंडर। और ये जो मैथमेटिकल भूगोल के जो जनक है ना, इन्होंने ही मानचित्र, आजकल हम लोग देखते हैं ना ग्लोब पढ़ते हैं, इंडिया का मैप बनाते हैं या रसिया का मैप बनाते हैं, बिहार में, तो ये इसके भी निर्माता माने गए। विश्व मानचित्र के निर्माता यही हैं। तो ये आपके एमसीक्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है किसी को?